तो बच्चों देखिए, हमने वेक्टर्स के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब वो कहता है फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन्स एंड 4 न्यूटन्स एक्ट एट राइट एंगल्स एज शोन। अब देखिए, एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही है ऑफ 4 न्यूटन्स। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट ओ को, ये एक ऑब्जेक्ट ओ है, इधर से एक बंदा इसको 4 न्यूटन्स के साथ टुवर्ड्स द राइट साइड खींच रहा है, और एक बंदा इसको 3 न्यूटन्स की फोर्स के साथ टुवर्ड्स अपवर्ड साइड पे खींच रहा है। ठीक, तो मुझे ये बताइए कि जब एक ऑब्जेक्ट पे, गौर से देखो, ये एक, इस ऑब्जेक्ट पे यहां से एक फोर्स इसको राइटवर्ड खींच रही है और एक फोर्स इसको ऐसे अपवर्ड खींच रही है, तो एज अ रिजल्ट ये ऑब्जेक्ट जाएगा किस डायरेक्शन में? देखो ना, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एंड वन रोप इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द राइट साइड एंड वन रोप इज पुलिंग इट अपवर्ड्स, तो क्या इस जगह पे, देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहां से ऑब्जेक्ट जाएगा क्या इस ओ वाई वाली लाइन के अलोंग? ये नहीं जाना चाहिए। तो याद है, हमने रियलिटी में देखा था ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एक रस्सी सपोज राइटवर्ड खींचे और एक रस्सी ऐसे इसको अपवर्ड खींचे, तो एज अ रिजल्ट क्या ये ऑब्जेक्ट इस ओ वाई के अलोंग ट्रैवल नहीं करना चाहिए? ओ वाई के अलोंग ट्रैवल करेगा ना। तो अब गौर कीजिएगा कि अगर ये ओ वाई के अलोंग इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो देखिए, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग ओ वाई। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यहाँ ये है कि दिस ऑब्जेक्ट ओ विल ट्रैवल एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, दिस ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल अलोंग ओ वाई। तो इसका मतलब अब देखिए, अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई, ये दो ऑप्शंस पे सोचा जा सकता है। अलोंग एक्स जेड, अलोंग एक्स जेड, ये दो ऑप्शंस तो स्ट्रेट अवे इसी बात की वजह से रिजेक्ट हो गए। समझ रहे हो बच्चों, एमसीक्यूज की टेक्निक ये बड़ी जबरदस्त होती है। डिलीटिंग मेथड, इसका हमने वैसे अपनी तरफ से नाम रखा हुआ है कि हर ऑप्शन को जो रॉन्ग है उसे डिलीट करते जाइए, जो करेक्ट है उसको भी आप लॉजिकली समझ लो कि क्यों करेक्ट है, और जो डिलीट किए ऑप्शंस वो भी लॉजिकली क्लियर होने चाहिए कि क्यों डिलीटेड है। तो ये अलोंग एक्स जेड, अलोंग एक्स जेड की वजह से ए बी तो गया, तो इट्स आइदर अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई। तो या तो ऑप्शन सी है या डी है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन दोनों में करेक्ट है? उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि देखिए, यहां से अगर फर्ज कीजिए ये 4 न्यूटन्स की रस्सी यहां से फोर्स लगा रही है, तो ये 3 न्यूटन्स का अगर अपवर्ड फोर्स है, तो ये वाली साइड भी क्या 3 न्यूटन्स की फोर्स ही नहीं होनी चाहिए? याद है, ये एक रेक्टेंगल बनाते थे ना हम, कि अगर ये 4 न्यूटन्स है तो फिर ये एक्स वाई भी कितना होगा? ये 4 न्यूटन्स होगा। और अगर ये ओ एक्स 3 न्यूटन्स है तो जेड वाई भी 3 न्यूटन्स होगा। तो ये उनका रिजल्टेंट है। अगर ये रिजल्टेंट वाला एक वेक्टर है, तो अगर दिस इज 90, तो यहाँ पे भी तो क्या बनेगा? तो हम यहाँ से इसको यूं ले जाएंगे ऐसे करके कि देखिए, दिस इज 3 न्यूटन्स, दिस इज 4 न्यूटन्स, और ये भी यहाँ पे एक राइट एंगुलर शेप बन रही है। तो अब गौर करो कि हमें ये 4 न्यूटन्स भी दिया हुआ है, ये 3 न्यूटन्स भी हमें दिया हुआ है। तो क्या ये वाला रिजल्टेंट इस वक्त 90 के सामने हाइपोटेन्यूस एक्ट नहीं करेगा? तो ये हाइपोटेन्यूस एक्ट करेगा, इसको बेस मान लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो कौन सा थ्योरम लगता है जी जब एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बन रहा है? तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, एग्जाम में आप इन सारी ब्लैंक जगहों पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आप वर्किंग कर सकते हो और करनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन पेपर।
इस पे जितना भी गंद डालना है आपने, लिखना है, वर्किंग है, रफ वर्किंग है, स्केचेस हैं, डेटा है, वो सब इस पे करो। क्योंकि जब ऑप्शन मिल जाएगा तो वो बबल शीट अलग सी एक शीट होती है, सिंगल, समझ रहे हो ना? उस पे कल जैसे केमिस्ट्री में भी बताया था, उसी तरह का आपने पहले आंसर निकाल के फिर शेडिंग साथ साथ चलाना। चेक आपकी बबल शीट होती है, ये क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होता, ठीक है? तो करना खुद है, लेकिन इसको आपने यहां से ये देखा। तो अब हाइपोटेन्यूज इज द रिजल्टेंट फोर्स, बेस इज हाउ मच, 4 न्यूटन्स, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3 न्यूटन्स, तो ये 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज 25। अब दोनों साइडों पे आप स्क्वायर लेंगे तो एच वुड बी 5 न्यूटन्स का आंसर। अब जरा बच्चों गौर करो कि एच आपके पास 5 न्यूटन्स का जवाब ऐसे निकाल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट फोर्स, ये ऑब्जेक्ट ओ जो है, अब इधर उसने ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं किया, बट आपको बता रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को एक रोप यहां से, देखो एरो लगा हुआ है, 4 न्यूटन्स की फोर्स से, देखिए 4 न्यूटन्स की फोर्स से टुवर्ड्स राइट पुल करे ऐसे, और उसी ऑब्जेक्ट को एक रोप 3 न्यूटन से ऐसे अपवर्ड पुल करे, तो एज अ रिजल्ट ये ऑब्जेक्ट क्या इस लाइन ओ वाई के अलोंग 5 न्यूटन्स की फोर्स के साथ ट्रैवल नहीं करना शुरू कर देगा? तो ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज आपके पास रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन्स अलोंग ओ वाई, तो 5 न्यूटन्स अलोंग ओ वाई, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी वाला ऑप्शन आपने यहां से रिजेक्ट कर दें। तो अब होता यह है कि देखिए आपको जो बबल शीट दी होती है सेपरेट, उसमें ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे ना यूं ए बी सी डी यूं लिखा होगा, और ऐसे नीचे ना इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने होंगे, ठीक है? मैं एक सेकंड इसको जरा ऐसे करके ना, ऐसे बिल्कुल नीट से रेक्टेंगल्स बने होंगे ऐसे अलग, वो जो आंसर शीट होगी। अब आपका 1 का सी ऑप्शन आंसर है, तो आप बी या एच बी वाले पेंसिल से इस सी वाले बॉक्स में ऐसे कंप्लीट शेडिंग करोगे, उस बॉक्स से शेडिंग बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ऐसे नीट सा उसको आपने शेड आउट कर देना। लेकिन एहतियात से देखना, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर मैच करके। देखिए इस एमसीक्यू में ना, मुझे याद है अभी भी, एक हमारा स्टूडेंट था पुराना, उस बेचारे से मिस्टेक ये हुई कि उसने एक ऑप्शन ना कहीं अराउंड 10th एमसीक्यू या 7th एमसीक्यू में उसने क्या किया कि नंबर देखे बगैर वो शेडिंग चूंकि करता रहा, तो बीच में उसने कोई एक आध छोड़ा कि यार चलो बाद में मैं देखता हूँ इसको। तो आप समझ रहे हो ना उससे फिर क्या मिस्टेक हुई होगी? उसने क्वेश्चन नंबर नहीं देखा, और आगे वो एक एक ऑप्शन सारे आगे आगे शिफ्ट होते गए, यानी 8 का आंसर उसने 9th में शेड कर दिया, 9th का 10th में, 10th का 11th में, तो जाहिर है फिर उससे एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड एंड पे होता है, क्योंकि तो कंप्यूटराइज चेकिंग है, वो तो फिर यही चीज देखते हैं। तो खैर आपने एहतियात करनी है, क्वेश्चन नंबर पढ़कर साथ साथ शेडिंग जो है आपने उसकी साथ वो करनी है, ठीक है? ये खुल गया। तो इस तरह आपने बस एहतियात से यूं देखना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो सी हो गया। जरा यस करो सबको, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। इस वेक्टर्स का जो चैप्टर था, इसमें हमने हमेशा परपेंडिकुलर फोर्सेस की बात ही करनी, ठीक है? और अगर देखो इस रिजल्टेंट फोर्स का आपसे मैग्नीट्यूड भी मांगता, तो आप क्या करते? आप इस रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल बनता है विद दिस 4 न्यूटन फोर्स, या तो इस एंगल का जिक्र कर दो, या फिर इस रिजल्टेंट फोर्स का जो इस 3 न्यूटन फोर्स के साथ एंगल बनता है उसका जिक्र कर दो। तो जैसा दिल माने, लेकिन यहाँ पे तो उसने इस तरह ऑप्शंस दी हुई हैं, 5 न्यूटन अलोंग ओ वाई। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से 4 न्यूटन से पुल हो रहा है और इधर से 3 न्यूटन से पुल हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट इस लाइन के अलोंग
जाना शुरू कर देगा विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स। देखिए 8th वाले सवाल में वो कहता है कि द डायग्राम shows two forces acting at right angles to each other। कहता है द डायग्राम shows two forces acting at right angles to each other। तो वो कहता है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। देखिए ये भी हमने एक कट कॉपी इस तरह से किया हुआ है। अब उसने बताया हुआ है कि ये एक बॉक्स जो है ये 1 न्यूटन है और जाहिर है फिर इस तरह भी उसका 1 न्यूटन फासला ही होगा। तो देखिए ना ये 1 2 3 4 बॉक्सेस जितना ही आपके पास आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये 4 न्यूटन है और ये उस तरह से आ रहा है। आप सब जानते हो कि देखिए ये आपके पास दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। तो आप जब इसका पैरेललोग्राम मुकम्मल करोगे, देखिए इसका पैरेललोग्राम आप इस वक्त एक रेक्टेंगल की शक्ल में ही कंप्लीट होगा ना। तो ये इसका पैरेललोग्राम यूं मुकम्मल हो रहा है। तो देखिए एक इस तरह से लाइन जा रही है और एक इस तरह से लाइन जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं तो जरा गौर से देखिएगा कि ये वाला फासला या ये वाला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, देखिए अगर ये 3 न्यूटन्स है तो ये भी तो क्या होगा, ये भी 3 न्यूटन्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके पास 3 न्यूटन्स आ गया ऐसे करके, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो 3 न्यूटन्स। तो अब सवाल ये है कि इफ दिस इज 3 न्यूटन्स तो इट मीन्स ये भी आपके पास 3 न्यूटन्स होगा। लेकिन जब एक बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है तो आप जानते हो कि इसका रिजल्टेंट जो है, याद है ये बॉडी एज अ रिजल्ट इस लाइन के अलोंग मूव करेगी। तो इसका रिजल्टेंट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो सी ये इसका, ये वाली लाइन इसकी एक्ट करेगी एज द रिजल्टेंट फोर्स। ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो कितना होगा, ये भी आपके पास 90 डिग्रीज आ गया। तो अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास आ जाएगा इधर से एच स्क्वायर, अब बेस है आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 25। अब स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेंगे, ये कट होके एच इज इक्वल टू 5 न्यूटन्स आपके पास ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस केस का रिजल्टेंट फोर्स ये 5 न्यूटन्स। तो व्हेनेवर फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल्स इस तरह से, तो फिर आप रिजल्टेंट जो है वो ऐसे इस तरीके से निकालोगे। तो इसका 5 न्यूटन्स रिजल्टेंट फोर्स पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। लेकिन अब आपके पास 4 न्यूटन्स भी है 3 न्यूटन्स भी है, तो अब आप इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेन्यूस समझे हमने ढूंढ लिया, तो वो 5 न्यूटन आ गया। तो 8th का ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये देखिए कि 8th का ये बी ऑप्शन इसका जवाब होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि a load is suspended from a thread, a load is suspended from a thread, the vertical force on the thread due to the load is 0.75 न्यूटन्स। अब देखिए पिक्चर से अगर इसको आप मैच करें तो इस तरह उसने कहता है एक लोड यहां से सस्पेंड किया और वर्टिकल फोर्स ऑन द थ्रेड ड्यू टू द लोड इज 0.75 न्यूटन्स। तो वो कह रहा है कि इस थ्रेड के अंदर जो, यानी सी द क्वेश्चन सेज कि इस थ्रेड पर जो एक टेंशन इसमें फील हो रही है या जो इस थ्रेड के ऊपर जो स्ट्रेस या टेंशन फील हो रही है, दैट इज 0.575 न्यूटन्स एंड इट इज ड्यू टू दिस लोड जो इसको नीचे खींच रहा है। तो देखो अगर ये पूरा सिस्टम सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड का मतलब है कि इट इज हैंगिंग एट रेस्ट। तो अगर आपके इस थ्रेड के अंदर एक टेंशन 0.75 न्यूटन्स की है ड्यू टू दिस लोड, तो क्या हम यहां से ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि फिर लोड कितने न्यूटन्स होगा डाउनवर्ड। तो देखिए दिस इज वेरी सिंपल कि आपको ये सोचना था कि अगर एक सिस्टम स्टेशनरी है, इफ इट इज हैंगिंग स्टेशनरी लाइक दिस,
तो वी हैव स्टडीड दिस रूल कि जब भी कोई चीज ऐसे स्टेशनरी हैंग हुई भी है, तो जितना इस रोप के अंदर टेंशन होगी उतना इसका डाउनवर्ड लोड या वेट भी होगा। तो तभी तो द फोर्सेस आर बीइंग बैलेंस्ड विद ईच अदर एंड सिस्टम रेस्ट पे पड़ा हुआ। तो ये बात आप सबको पता है कि देखिए इसका मतलब है इस लोड का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा है। तो वेट आपको पता है हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये हमें यहाँ से बात पता चली जब वो कहता है कि लोड इज सस्पेंडेड। तो लोड सस्पेंडेड का मतलब है कि इट इज हैंगिंग स्टेशनरी, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना राइट जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है। इट इज एट रेस्ट, हैंगिंग इन द एयर थ्रू अ थ्रेड। तो वर्टिकल फोर्स ऑन द थ्रेड, अब देखो इसने कहा वर्टिकल फोर्स ऑन द थ्रेड ड्यू टू द लोड इज 0.75 न्यूटन। देखिए ये हम पढ़कर आए हुए हैं कि जब भी कोई इस तरह का हैंगिंग सिस्टम हो तो असल में जितना इस ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड वेट होता है उतना ही इस रोप में एक अपवर्ड टेंशन होती है। अब इसने रिवर्स सवाल दिया कि आपको उसने थ्रेड में टेंशन बता दी है 7.0.75। तो थ्रेड में तो हमेशा हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे हैंग हुआ हुआ है तो थ्रेड में तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अगर वो टेंशन 0.75 न्यूटन है तो इनडायरेक्टली हमें सस्पेंडेड के वर्ड से पता लगा कि फिर उसका डाउनवर्ड वेट भी 0.75 न्यूटन्स होगा। ठीक है। तो अब इस चीज को देखिए, अब आपने जब तक रियलाइज नहीं किया, लेबल नहीं किया, तो आपको ये बात अगली पार्ट ए की समझ नहीं आएगी। तो उसने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ द लोड। तो देखिए आपको लोड का जो मास है वो फाइंड करना है। तो जब आपको इसका वेट पता है तो मास तो ढूंढना इससे कोई मसला नहीं। तो द वेट इज 0.75 न्यूटन्स एंड वी हैव टू फाइंड द मास, जबकि वी नो कि द जी की वैल्यू इज 9.8 न्यूटन्स पर केजी। तो द इक्वेशन used over here will be W equal to mg. The weight is 0.75, mass is what we have to find out, and g की value is 9.8. ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, अब ये असूल हम शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं कि हमेशा न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला और वैल्यूज मिलाकर ये आपका 1 मार्क होता है एंड मोस्टली द लास्ट मार्क इज फॉर द आंसर। तो अब कैलकुलेटर इस पेपर में आपको अलाउड है, आप हर बटन प्रेस करते हुए स्क्रीन पर देखेंगे तो ये 0.75, इफ आई मेक दिस द सब्जेक्ट, तो 0.75 अपॉन 9.8, तो द मास विल बी इक्वल टू, तो इफ यू डिवाइड इट बाय दिस तो आपके पास आंसर, अब देखिए द आंसर इज क्वाइट अ लॉन्ग वन। तो आपका कैलकुलेटर पे अगर आप इसको चेक करो तो इट इज 0.07653061224। बट आपको मैंने राउंडिंग का क्या रूल बताया था, राउंडिंग रूल इन फिजिक्स। तो सी फ्रॉम नाउ ऑन आपने हमेशा फिजिक्स का राउंडिंग रूल ये करना है कि डेटा में जो भी सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है आपने उसको स्टैंडर्ड मानना है। नाउ सी इस वैल्यू के भी देखिए आपको देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ जी की वैल्यू जो स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में गिवन थी वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हमारे जो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन पार्ट दे आर, तो द लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, so you will make 2 significant for this question as your reference. Now 2 significant figure तो फाइनल आंसर देना ना, तो इससे एक ज्यादा, तो आप अगर 0.75 डिवाइड बाय 9.8 कर रहे थे तो योर आंसर वाज 0.0765। तो इसमें से यू विल पिक अप, नाउ फाइनल आंसर हैज टू बी 2 significant because that was the lowest amount of data that was given to you. तो lowest significant were 2। तो आप इससे एक ज्यादा 3 तक आप बेशक कॉपी कर लो, 0.0765, ये इतने किलोग्राम्स आपका मास आ रहा है। लेकिन आई विल राउंड इट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो दिस विल बी, आपके पास ये आ जाएगा, मास विल बी 0.077 किलोग्राम्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये आपका 0.077 किलोग्राम्स ये आ जाता है। ठीक है जी।
अच्छा, अब ये आपका मैथ्स है, तो अगर आप इसको यहाँ पे अब लिखेंगे फाइनल आंसर 0.077। बट बच्चों याद रखिए, अगर इस डैश के ऊपर आपको यूनिट्स नहीं गिवन तो फिर यूनिट्स ना लिखने का वो मार्क काटेगा. यू हैव टू रिमेंबर टू राइट द यूनिट्स, एंड इफ दे आर ऑलरेडी गिवन देन देयर इज नो नीड टू राइट देम अगेन. तो इफ यू लुक बैक एट द आंसर नाउ, तो मैं जरा आपको पार्ट बाय पार्ट चेकिंग कराता हूँ ताकि ये बात समझ में आए. तो सी, यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास जो इधर आंसर आ रहा है दैट इज 0.077 kg. तो सॉरी, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक इधर इसको गलत लिख दिया इस डैश के ऊपर. तो दिस वाज 0.077. सी, because I got the answer 0.077. तो हमेशा याद रखिए कि डेटा में अगर यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं, एवरी वैल्यू, द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन आर टू सिग्निफिकेंट. तो जो भी सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा सवाल में, उस पार्ट क्वेश्चन में आप उसको एज अ रेफरेंस लेकर उससे एक ज्यादा आपने कॉपी करना है और उतना हद तक आपने इसको राउंड करना है. ठीक, तो here we go, हमारा ये पार्ट ए इसमें कंप्लीट हो गया. बी पार्ट में कहता है फिगर 1.1 shows a load suspended from the thread. अब देखिए, कहता है फिगर 1.1 shows a load suspended from a thread. अब ये वही सिस्टम आपको ऐसे उसने बताया हुआ है कि लोड was acting at 0.75 newtons, इसीलिए the thread also had a tension of 0.75 newtons. Now see, it says a wire is attached to the load at the point X. अब ये पॉइंट X है जहां वो एक वायर अटैच कर रहे हैं, एंड पुल्ड हॉरिजॉन्टली टू द राइट. ये ध्यान करो कि इट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली टू द राइट. तो आप ये देखिए कि अगर हम मिसाल के तौर पे इसको देखें कि यहाँ से एक X पे उसने एक थ्रेड ऐसे, कहता यूं, हमने एक वायर, सॉरी, इज कॉल्ड इट अ वायर. तो अ वायर इज अटैच्ड टू द लोड एट X. तो ये X पे हमने एक वायर अटैच की ऐसे करके, दिस इज दैट वायर, and it is pulled horizontally. अब the important word was horizontally. It is pulled horizontally to the right. तो right की तरफ का मतलब है कि the tension in this wire will be towards right. अब वो कहता है कि the tension in the horizontal wire is 1.2 newtons. तो in this wire, अब इधर जो tension है that is 1.2 newtons. Now watch, कि the tension in this wire to the right side is 1.2 newtons and the downward weight is 0.75 newtons, जो उसका हमने पहले पार्ट से निकाल लिया. तो now the question says by drawing a scale diagram. देखिए बच्चों, हमने इसका ये वाला तरीका as such हमने इसको नहीं करना. हमेशा हम इन सवालों को, क्योंकि he is always going to give you an option कि by scale drawing or by calculations. So remember to choose this one, because now in your syllabus that drawing wala method is not included as such. आपने सिर्फ अब चूंकि perpendicular forces का resultant और direction ढूंढना है, तो फिर इसको हम trigonometric ratio से, जैसे हमने क्लास में सीखा था, उस तरह हम करेंगे. तो वो कह रहे हैं कि by drawing a scale diagram or by calculation determine the magnitude of the resultant force at X due to the load and due to the tension in the wire. तो वो कह रहे हैं कि इस लोड और इस टेंशन की वजह से जो X पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, आपने वो निकालनी है. देखिए, और फिर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिलेटिव टू द वर्टिकल डायरेक्शन. अब ओवर हेयर ही हैज बाउंड यू कि आपने वर्टिकल डायरेक्शन के साथ वो काम करना है. तो देखिए, ये बातें हम लोगों को मालूम है कि these are basically, see now at the point X, basically the load is acting vertically downwards and the wire which he was talking about is stretching, यानी उसको हम rightwards tension उसमें 1.2 न्यूटन आ रही. तो अब ये दोनों फोर्सेस देखिए, चूंकि उसने कहा था ना कि the wire is pulled horizontally to the right. तो राइट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी ऐसे, और ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि वेट हमेशा एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये दोनों बेसिकली
90 डिग्री पे ये दोनों फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी। तो यहां से इधर एक फोर्स लग रही है राइटवर्ड्स और यहां से एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स। तो यहां से बेसिकली दीज टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो नाउ दिस इज द ओनली थिंग इंक्लूडेड इन योर कोर्स, तो शो योर वर्किंग। अब देखिए मैं इसका एक इधर से जो डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम क्या होगा जरा ये देखिए। तो इस वायर में इफ यू क्लोजली लुक, तो दिस वायर हैज अ फोर्स ऑफ 1.2 न्यूटन्स टू द राइट। ये वो वायर थी जिसको वो उस पॉइंट एक्स को वो स्ट्रेच कर रहा है। तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट एक्स है, ठीक है। देखिए जैसे इस पिक्चर में दिस इज द पॉइंट एक्स, यहां से एक 1.2 न्यूटन्स की राइटवर्ड फोर्स मैंने यहाँ बना दी इस वैल्यू की जो उसने दी हुई थी। और लोड हमने पहले पार्ट से मालूम कर लिया था कि इसका वेट, इसको यानी इस पॉइंट एक्स पे जो लोड की वजह से वेट लग रहा है दैट इज 0.75 न्यूटन्स। जी, तो दैट इज 0.75 न्यूटन्स। नाउ दिस इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। वाई अगेन लॉजिक ये सुनो कि उसने कहा था कि देखिए the wire is attached to the load at x and pulled horizontally to the right. So if the wire is pulling to the right and the weight is acting downwards, vertically downwards, तो right और downwards में हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बनता। तो अब वो कह रहे हैं कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एट एक्स ढूंढें ड्यू टू द लोड एंड टेंशन इन द वायर। तो अब टेंशन इन द वायर ये है, लोड ये है, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस एक्स के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा। ये बात आपको याद है बताई गई थी कि देखिए अगर एक पॉइंट एक्स, एक बंदा, मिसाल एक बंदा इसको रस्सी से या रोप से इस तरफ खींच रहा है और दूसरा बंदा इसको, इसका जो लोड है वो इधर से नीचे वजन दे रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये एक्स पॉइंट बेसिकली इन दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं इस रास्ते पे इस पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगी। याद है ना कि when one force is pulling the system or in this direction rightwards and the other is pulling it downwards, तो इस x पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इन दोनों फोर्सेस के बीच वाले इलाके में कहीं ना कहीं जाएगा। अब हाउ डू यू फाइंड दैट? I told you a method for this कि first of all it's always a better option कि you complete the parallelogram, यानी ये सॉरी ये रेक्टेंगल, डोंट कॉल इट पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल आपने सबसे पहले ऐसे कंप्लीट करना है, इधर से इस तरह और इधर से इस तरह, सी लाइक दिस। तो आपको मैंने ये एक मेथड इसका बताया था कि कंप्लीट दिस रेक्टेंगल फर्स्ट एंड देन ऑलवेज रिमेंबर के अब जब सी वन ऑफ द फोर्सेस इज पुलिंग इट टू द राइट साइड एंड वन इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि फिर इस एक्स पे रिजल्टेंट फोर्स इस डायगोनल के अलोंग, रिमेंबर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स किसी डायगोनल के अलोंग ही लगेगी, लेकिन यहां पर वो रिजल्टेंट फोर्स एक्स पॉइंट पे इस डायगोनल से लगना शुरू होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स को हमेशा वी विल शो विद अ डबल एरो। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स acting on the x point due to the application of these two forces. So whenever these two forces are acting, so the point x will obviously be dragged in this direction. तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है। अब वो कह रहे हैं कि आपने मैग्नीट्यूड निकालना है इस रिजल्टेंट फोर्स का। तो इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि देखिए द बेस्ट थिंग और द बेस्ट वे इज कि आप यहां से इसको यूं कर लें कि वैसे तो आपको पता है कि दिस इफ दिस इज 0.75 न्यूटन्स, तो दिस विल आल्सो बी 0.75 न्यूटन्स। तो आप इसको भी डाउनवर्ड एरो 0.75 न्यूटन्स का लगा दें। और देखिए अगर इधर से ये 1.2 न्यूटन्स है तो रेक्टेंगल में तो ये भी 1.2 न्यूटन्स ही नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे रिप्लेसमेंट लगा देता। फिर आपको पता है कि देखिए रेक्टेंगल में ऑल फोर कॉर्नर्स दे मेक अप हाउ मच, दे मेक अप अ 90 डिग्री एंगल। बट लेसन एक जो यहाँ पे कंपल्शन की हुई है उसने, वो ये की हुई है, कहता है कि आपने डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट जो निकालना है वो रिलेटिव टू द वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ आपको मैंने वैसे बताया था, याद है
कि रिजल्टेंट फोर्स का जब भी आपने डायरेक्शन निकालना हो तो इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आप वर्टिकल फोर्स के साथ जो गिवन एंगल बन रहा है वो भी निकाल के बता सकते हो, और इस रिजल्टेंट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ एंगल बन रहा है आप ये भी निकाल के डायरेक्शन बता सकते हैं। लेकिन बी वेरी वॉचफुल कि यहाँ पर उसने एक कंपल्शन दी हुई है कि आपने डायरेक्शन बतानी है रिलेटिव, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है रिलेटिव टू द वर्टिकल फोर्स। तो वो ये वाला एंगल स्ट्रिक्टली आपसे ये वाला एंगल मांग रहा है। तो जब आपको ये वाला एंगल चाहिए, मिसाल के तौर पे सपोज इफ वी नीड दिस एंगल, सी दिस वन, तो आई विल मार्क दिस एंगल एज माय थीटा। तो सबसे पहले तो चलो हम यूं करते हैं कि हमें इस रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड यानी इसका साइज फाइंड करना। तो उसके लिए आप सबको स्टेप 1 में बताया गया था कि मैग्नीट्यूड के लिए तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो इफ यू लुक, तो इधर मेरे पास देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है कि दिस वैल्यू इज 0.75 एंड दिस वैल्यू जो इधर से ये आ रही थी, जो बेसिकली इस फोर्स की और इसकी वैल्यू तो एक ही होगी ना। तो ये डायग्राम हमने कंप्लीट किया था, दिस वाज 1.2 न्यूटन्स। तो एज अ रिजल्ट द रिजल्टेंट फोर्स केम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस विल बी 90। अब ये आपको पता है कि 90 के सामने दिस रिजल्टेंट इज द हाइपोटेन्यूज। लेट्स कंसिडर, अब अगर ये थीटा हमने बताना था बाद में, तो चलो ये तो फिलहाल पाइथागोरस में तो इसकी जरूरत नहीं है। ये थीटा 90 को जो जोड़े, लेट्स कॉल दिस एज द बेस, एंड थीटा के सामने जो है लेट्स कॉल दिस एज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, a square equal to b square plus p square, hypotenuse is the resultant and base is 1.2। और चलो एक ही बात है कि दिस इज hypotenuse is 0.75 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 1.2 का स्क्वायर। तो hypotenuse स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि ये 0.75 का स्क्वायर आ गया प्लस 1.2 का स्क्वायर आ गया। तो दिस इज, तो ये आपके पास जो भी आंसर इधर से आएगा इट इज 2.00। और अब वी कैन स्क्वायर रूट, बिकॉज सी अगेन यहाँ पे द हाईएस्ट लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू सिग्निफिकेंट। तो मैंने 3 तक कॉपी करके अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2.00 निकाला, तो आई विल गेट 1.414। तो सी दिस इज अगेन आई विल राइट इट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.41, ठीक है, 1.41 न्यूटन्स, एंड which will be rounded up to 2 significant figures के लिए। I'll look at this, so this is 1.4 newtons। तो what you can clearly see is कि magnitude of the resultant force आपके पास आ जाएगा 1.4 newtons is already given, so you don't need to write the units again। दूसरा आप देखिए, उसने कहा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बताओ रिलेटिव टू द वर्टिकल। तो अब ये जो वर्टिकल है इसके साथ रिजल्टेंट का फोर्स जितना एंगल बना रहा होता है, इस एंगल को बताना gives us the resultant की डायरेक्शन। तो see I repeat again कि if it had not been mentioned in this question, तो फिर तो मैं रिजल्टेंट फोर्स का बेशक हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ जो एंगल है ये बताना भी करेक्ट होता है डायरेक्शन के लिए, और रिजल्टेंट फोर्स के एरो का वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है ये बताना भी करेक्ट है। बट जब वो ये कहे, सुनो, व्हेन द क्वेश्चन स्टेट्स और स्पेसिफाइज कि वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, तो फिर आपने रिजल्टेंट फोर्स का जो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है आपने ये निकालना, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, इधर देखिएगा आप सब यहाँ पे कि आपके पास स्टेप नंबर 2 में, देखिए स्टेप 2 में व्हाट वी कैन डू इज कि आपके पास थीटा आपने फाइंड करना है, एंड जरा गौर कीजिएगा कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर आपके पास है 1.2 न्यूटन्स, और बेस जो है वो आपके पास आ रही है 0.75 न्यूटन्स। तो ये आएगा tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर आ रहा है हमारे पास 1.2,
over 0.75, तो theta will be equal to tan inverse 1.2 over 0.75. तो फिर इधर से आपके पास आता है 1, अब से ये आता है इसके पास 1.2 upon 0.75. तो what we can do is, ये हमारे पास 57.99, तो थीटा इक्वल टू 57.9. एंगल भी सी मैं वही रूल चला रहा हूं कि द लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन वर 2 सिग्निफिकेंट, तो आई विल कॉपी द एंगल अप टू 3 सिग्निफिकेंट. तो इस पे वो मैथ्स वाला रूल ना लगाना कि एंगल अप टू 2 डेसिमल एंड देन कॉपी अप टू 1. फिजिक्स का हमेशा अपना एक प्रॉपर रूल है जो बताया हुआ है बहुत. तो दिस विल बी 50, अब 2 सिग्निफिकेंट तक इसको करेंगे तो दिस विल बी 58 डिग्रीज. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसका एंगल बनता है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स टू द वर्टिकल इज, देखो इधर गौर से, देयर इज अ डिग्री का साइन, तो एक्चुअली यू हैव टू टेल द एंगल, तो दिस विल बी 58 डिग्रीज. नाउ सी दिस होल क्वेश्चन मेंट कि जो रिजल्टेंट फोर्स एक्स पे लग रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, सी वन फोर्स इज पुलिंग इट डाउन लाइक दिस, एक इसको इधर ले जा रही है, तो इन दोनों की वजह से एक्स के ऊपर इस तरफ जोर लग रहा है टुवर्ड्स दिस साइड. तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड तो 1.4 न्यूटन है, और जो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है विद दिस वर्टिकल, वो आपके पास 58 डिग्री का एंगल है. तो नाउ द कंप्लीट स्टोरी वाज कि द रिजल्टेंट फोर्स इज 1.4 न्यूटन्स acting at 58 degrees with this vertical force. तो if you check back, तो लेट्स सी कि हमारे आंसर इसमें मैच करते हैं उससे. तो ये तो खैर पिछले उसका सवाल था कि जिसमें वही फॉर्मूला और वेट वगैरह उसने निकाला है. नाउ सी, जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 1.4 न्यूटन्स एंड द एंगल इज एग्जैक्टली 58 डिग्रीज. ठीक. अच्छा, अब अगर आप बैक पे मार्क स्कीम्स में देखें तो देखो एक इसका ड्राइंग मेथड उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक या फिर और करके सी से यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने ये वैल्यूज निकाल ली, एंड देन यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो tan थीटा के जरिए वी गॉट दिस एंगल. बहरहाल इस सवाल में देखिए, इस वेक्टर डायग्राम्स का जो चैप्टर हमने किया था, आई टोल्ड यू इसमें अब आपके कोर्स में सिर्फ वो फोर्सेस होंगी विच विल एक्ट एट राइट एंगल विद ईच अदर. तो जब भी दो फोर्सेस देगा उनका आपस में 90 का एंगल बनेगा, तो उसका फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, और जो एंगल है वो किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ही फाइंड हुआ करेगी. तो दिस इज 4 मार्क्स का पार्ट इन दिस क्वेश्चन. नाउ सी, in this first question it says forces may produce changes in the size and the shape of the object. कहता है जो forces हैं they may produce changes in the size and shape of the object. State 2 other changes that forces may produce. अब वो एक तो बता दिया उसने, कहता है forces may produce changes in the size and shape. देखिए वैसे आपको एक बात जरा यहां पर याद रखनी चाहिए कि फोर्सेस क्या क्या चीजें बदल सकता है. पहले तो ये वैसे एक नोटेबल बात है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, हमें पता भी है कि फोर्सेस कैन चेंज व्हिच फॉलोइंग थिंग्स. फोर्सेस कैन चेंज द फॉलोइंग. मैं आपको पहले जरा एक पूरी लिस्ट लिखवा देता हूं 1 2 3 4 करके. फर्स्ट थिंग जो वो चेंज कर सकती है फोर्स, दैट इज द वेलोसिटी. अब देखिए ये आपको वैसे ना चीजें जरा जहन में होनी चाहिए. आप सबको पता है कि देखो अगर एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो वेलोसिटी या स्पीड उसकी आप चेंज कर सकते हो. नंबर 2, आप उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको भी बदल सकते हो. कि देखिए अगर आप मिसाल एक ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसको फोर्स दो तो पहले वो उसी डायरेक्शन में जाते हुए, फोर्स बढ़ाओगे तो आप उसकी डायरेक्शन को मोड़ के किसी और तरफ ले जा सकते हो, तो डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है. तो ये तो एक कॉमन सेंस बात है. इसी तरह आप उस चीज की एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, यू कैन एक्सेलरेट और डिसेलरेट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन भी चेंज की जा सकती है. एंड फोर्थ पॉइंट, आप इसका मोमेंट यानी टर्निंग इफेक्ट, याद है मोमेंट का फॉर्मूला था ना कि फोर्स इनटू डी परपेंडिकुलर,
तो आप वो भी उसका बदल सकते हो। उसके अलावा आप याद रखिए कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसका साइज देखें, स्ट्रेच करके अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो स्ट्रेच करके आप उसका साइज भी बदल सकते हो, और आप फोर्स लगाएं तो उसकी शेप को भी चेंज किया जा सकता है। तो ये बात जहन में रखें कि फोर्स कैन चेंज द फॉलोइंग, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। तो वेलोसिटी या स्पीड, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, साइज एंड शेप। तो मोर और लेस ये 5-6 चीजें आप फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हो। लेकिन वो कह रहा है कि आपने, एक तो इसने बता दी ना, फोर्सेस में प्रोड्यूस चेंजेस इन साइज एंड द शेप, तो हमने तो साइज एंड शेप का उसने बता दिया। अब वो कह रहा है टू अदर चेंजेस दैट फोर्सेस में प्रोड्यूस। तो टू अदर चेंजेस दैट फोर्सेस में प्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस चेंज इन वेलोसिटी, एंड दूसरा दे कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन डायरेक्शन और एक्सेलरेशन। कोई भी आप इन 6 बातों में से कोई सी 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसने बैक पे इस तरह के केसेस में काफी ऑप्शंस उसने दिए होंगे। तो जैसे इधर वो कह रहा है किसी, हाँ इधर ये आंसर है सी पार्ट। तो सी इट सेज के एनी टू फ्रॉम द वेलोसिटी, द स्पीड, द डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और द मोमेंट। तो ये बात आप इस तरह याद रख के चल सकते हो। तो समथिंग लाइक इस तरह फोर्सेस कैन प्रोड्यूस दीज टाइप टू चेंजेस।